स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर। चैप्टर नंबर 14 विषम ज्वर लेकर मैं आया हूँ आज, और क्लास 7th हिंदी की बुक में से चैप्टर लिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विषम ज्वर का मतलब क्या होता है। विषम ज्वर का मतलब होता है, ज्वर होता है बुखार। यहाँ पर विषम ज्वर का मतलब ऐसा बुखार जो बार बार आता जाता रहे। तो सबसे पहले इसके हम मीनिंग्स देखेंगे, फिर इसकी एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लास्ट तक, अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो पहले मीनिंग्स देखते हैं, चलिए शुरू करें। कैशियर, ये अंग्रेजी शब्द है। कैशियर आपको पता ही है, इसका मतलब होता है खजांची। खुदरा मतलब होता है फुटकर, छोकरा लड़का। किलकारियां, किलकारियां का मतलब होता है खुशी से आवाजें निकालना। अटकल मतलब अनुमान लगाना। विषम मतलब असमान। व्यसन मतलब बुरी आदत। लालसा मतलब इच्छा। कुलांचे मतलब छलांगे। अपरिचित मतलब जिसे जानते ना हो, स्ट्रेंजर यू कैन से। आहिस्ते यानी कि धीरे। नव्स का मतलब होता है नाड़ी, नव्स देखते हैं ना डॉक्टर, उसको कहा जाता है। ठोंगा यानी कि गठरी सी बनाकर सुतली से लपेटा गया पत्तों का लिफाफा, उसको ठोंगा कहा जाता है। क्वेश्चन आंसर देखते हैं, चलिए। दीनानाथ को ज्यादा रुपए क्यों मिले थे? दीनानाथ ने पिछले महीने दफ्तर में प्रतिदिन 1 घंटा ज्यादा काम किया था, इसलिए दीनानाथ को 9 रुपए अधिक मिले। दीनानाथ जो था उसने पिछले मंथ में अपने ऑफिस के अंदर हर रोज 1-1 घंटा ज़्यादा काम किया था, एक्स्ट्रा काम किया था, इसलिए ओवर टाइम के तौर पे उसे 9 रुपए अधिक मिले, यानी कि एक्स्ट्रा मिले। दूसरा प्रश्न है बच्चों, दीनानाथ के परिवार में कौन कौन थे और उनकी क्या इच्छाएं थी? तो दीनानाथ के परिवार के बारे में बताने कौन कौन थे और उनकी इच्छाएं क्या थी। दीनानाथ के परिवार में पत्नी व 2 बच्चे थे, यानी कि उनकी वाइफ और 2 बच्चे थे। दीनानाथ की पत्नी के पास एक ही साड़ी थी जो वह घर में भी और बाहर भी पहनती थी। तो यहाँ पर इच्छाओं की बात की गई है। तो पहले तो बात की गई उनकी पत्नी के पास एक ही साड़ी थी जो घर पे भी और बाहर भी पहनती थी। दीनानाथ चाहता था कि वह अपनी पत्नी को एक नई साड़ी दिलवा दे। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर एक ही साड़ी है तो उनको एक और साड़ी देने की इच्छा थी दीनानाथ की। दोनों बच्चे पिछले 6 महीने से सिनेमा देखना चाहते थे। दीनानाथ का छोटा बेटा पड़ोसियों के घर तरह तरह की चीज़ें देखता, अपने घर लौटकर उन्हीं चीज़ों की मांग करता। वह चाहता था कि उसके पास बहुत सारे खिलौने हों और उसमें विशेष तौर पर रेल का इंजन। तो उनके तो दोनों बच्चे थे, उनको सिनेमा, अब आजकल तो देखिए थिएटर्स में जाना इट्स नॉट अ बिग डील, आजकल कोई बड़ी बात नहीं है। आप हर हफ्ते या हर महीने तो आप पिक्चर देख ही लेते होंगे लगभग ज़्यादातर बच्चे। अगर नहीं देखते तो वो आपकी आदत के ऊपर है कि आप नहीं देखना चाहते, बाकी अगर जाने की बात करें ज़्यादातर लोग अफोर्ड कर लेते हैं। लेकिन पुराने समय में टीवी सिनेमा इसका बड़ा क्रेज़ होता था। तो वैसे उनके जो बच्चे थे वो सिनेमा देखना चाहते थे, लेकिन पैसे के अभाव के कारण उनको सिनेमा नहीं दिखा पाता था। तो दीनानाथ की इच्छा थी कि वो अपने बच्चों को सिनेमा दिखाए। दूसरा, दीनानाथ का जो छोटा बेटा था वो पड़ोसियों के घर जाकर तरह तरह की जो वहाँ चीज़ें होती थी, खेल खिलौने होते थे, वो देखता था और फिर घर पर आकर उन्हीं चीज़ों की डिमांड करता था कि मुझे भी वैसे ही खिलौने चाहिए, वैसी चीज़ें चाहिए। तो दीनानाथ चाहते थे कि भाई उनकी जो एक्स्ट्रा पैसे आए उससे वो अपने बच्चे के लिए तरह तरह के खिलौने खरीदें, और ख़ासकर उन खिलौनों में होना चाहिए रेल का इंजन, यानी कि रेल का इंजन, रेलवे का, जिससे वो खेल सके। दीनानाथ अपने वेतन का क्या करते थे? वेतन मतलब सैलरी, अपनी सैलरी का वो क्या करते थे? दीनानाथ को अब किसी चीज़ का व्यसन ना था। व्यसन का मतलब होता है, हम बोलते हैं ना हैबिट होती है बहुत ज़्यादा, भी कोई भी चीज़ खाने पीने की हैबिट, तो उसको किसी चीज़ का व्यसन, यानी कि कोई भी नशा वगैरह वो नहीं करते थे, ना ही वो किसी चीज़ के आदी थे, बोलते हैं ना आदत हो जाती है, वो नहीं थे। चाय वह पीता नहीं, नाश्ता करता नहीं, पैदल आता जाता। अब बताया गया दीनानाथ के बारे में कि वो चाय नहीं पीते थे। अक्सर हम बाहर जाते हैं तो चाय पानी का काफ़ी खर्चा होता है, चाय वो पीते ही नहीं थे। नाश्ता भी वो बाहर नहीं करते थे और उनका आना जाना भी पैदल ही होता था। 10 वर्षों से सिनेमा देखा नहीं, इसलिए वह अपना सारा वेतन अपनी पत्नी को दे दिया
करते थे। वो सिनेमा भी उन्होंने 10 साल हो गए नहीं देखा था। जो भी पैसा कमाते थे वो सारा पैसा, सारी अपनी सैलरी अपनी पत्नी को दे देते थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दीनानाथ को शाम को दफ्तर रुकने का क्या फल मिला? तो इस प्रश्न का उत्तर देखने से पहले बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी भी आपको मिलती रहे और एंड तक मेरे साथ वीडियो में बने रहेगा। लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। तो दीनानाथ को शाम को दफ्तर रुकने का क्या फल मिला? दीनानाथ ने शाम को दफ्तर रुककर एक माह प्रतिदिन घंटा घंटा भर ज्यादा काम किया। इसी के परिणाम स्वरूप उसे उसके वेतन से अलग 9 रुपये अधिक वेतन मिला। तो दीनानाथ ने शाम को हर रोज एक एक घंटा एक्स्ट्रा काम किया, एक्स्ट्रा ऑफिस में रुककर। इस कारण से एट द एंड ऑफ द मंथ उनको 9 रुपये वेतन यानी कि सैलरी में एक्स्ट्रा मिले। क्वेश्चन है, दीनानाथ को स्वयं पर कहाँ और कैसे, ये पूरा प्रश्न नहीं लिखा हुआ है और इसको ओमिट लिखा गया, तो ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे बच्चों। यहाँ पर क्या इस पाठ का शीर्षक विषम ज्वर तर्क संगत है? उत्तर कारण सहित लिखिए। यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है विषम ज्वर, क्या वो एकदम अप्रोप्रिएट है, ठीक है? अगर वो ठीक है तो थोड़ा सा हमें इसके कारण बताने पड़ेंगे कि क्यों ये आपको ठीक लग रहा है। तो चलिए देख लेते हैं आंसर। विषम ज्वर, इस शीर्षक में निहित शब्द विषम, जिसका शाब्दिक अर्थ अलग, दूसरों से भिन्न। तो विषम का मतलब होता है अलग, असमान, यानी कि एक तरह से नहीं, उल्टा बार बार ऊपर नीचे होते रहना, यानी कि दूसरों से डिफरेंट बताया गया। वास्तविक रूप में यह कोई ज्वर नहीं था और न ही उसके लक्षण व्याप्त थे। यह एक मनोवेग था जिसमें अचानक अधिक रुपए प्राप्त हो जाने के कारण मन में छिपी उम्मीद से इच्छाओं का एकाएक बाहर आ जाना। अतः यह शीर्षक तर्क संगत है। अब यहाँ पर जो नाम दिया गया है चैप्टर का, विषम ज्वर, यानी कि असमान रूप से आने जाने वाला ज्वर यानी कि बुखार। तो एक्चुअल में ये किसी भी इस चैप्टर के अंदर कोई बुखार की बात नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पर बात की गई है किसी व्यक्ति के पास अगर आप देखोगे कि पैसा एकदम से आ जाए, मतलब एक गरीब आदमी के पास उसकी ज़रूरत से थोड़ा सा ज़्यादा कभी उसको सैलरी में जब मिल जाते हैं पैसे, तो कैसे उसका मनोवेग यानी कि उसके मन के अंदर किस प्रकार से एक नई ख्वाहिशें उठने लगती हैं, उसकी जो छिपी हुई उम्मीदें होती हैं, उनसे इच्छाएं जो हैं वो एक एक करके बाहर आने लगती हैं और वो उन पैसों का सही उपयोग यानी कि अपने शौक़ के लिए, अपने परिवार के शौक़ के लिए उनका उपयोग करने में वो कैसे सोचने लगता है कि मैं ये करूँगा, इस पैसे है वो करूँगा। तो यही यहाँ पर हमने देखा। दीनानाथ के चरित्र की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। अब दीनानाथ जो कि कैरेक्टर है सेंट्रल इस चैप्टर का, उसकी हमें उदाहरण के साथ चरित्र के बारे में विशेषताएं बतानी है। दीनानाथ एक सहृदय परिवार के को महत्व देने वाला व्यक्ति था, जो अपने धन का एक अंश भी स्वयं पर खर्च न कर सारा वेतन अपनी पत्नी को दे देता था। वह अपना सर्वस्व अपने परिवार पर न्यौछावर करने को तत्पर रहता था। तो दीनानाथ जो है एक अच्छे यानी कि सहृदय यानी कि दयालु किस्म का इंसान था, यानी कि जिसके अंदर बहुत बड़ा दिल था और वो अपने परिवार को बहुत ही ज़्यादा महत्व देता था। उसके पास जो भी धन आता था उसमें से एक अंश यानी कि एक भी टुकड़ा या एक भी उसका पार्ट वो अपने ऊपर खर्च नहीं करता था। वो सारा का सारा पैसा अपने पत्नी को दे देता था और वो अपना सर्वस्व यानी कि अपना सब कुछ देकर भी अपने परिवार को और ज़्यादा उनकी इच्छाओं को पूरा करना चाहता था। दीनानाथ को 9 रुपए का बुखार कैसे उतरा? अब यहाँ पर बात की गई है कि दीनानाथ जो थे उनको 9 रुपए का जो बुखार चढ़ा था वो कैसे उतरा, जो कि एक्स्ट्रा मिले थे। दीनानाथ ने यह चयन किया कि वह अतिरिक्त वेतन को वहाँ खर्च करेगा, तब उसका 9 रुपए का बुखार उतरा। जब उसने तय कर लिया कि ये 9 रुपए जो उसको एक्स्ट्रा मिले इसको वो कहाँ खर्चेगा, जब उसने इस चीज़ का डिसीजन बना लिया, अपने मन में चयन कर लिया, निश्चय कर लिया कि मुझे ये पैसा यहाँ खर्च करना है, तब उसका ये बुखार उतरा। वास्तव में जब एक मध्यवर्गीय कर्मचारी को उसके वेतन से अधिक वेतन मिलता है
तो उस व्यक्ति के अंतर्मन में छिपी इच्छाएं बाहर निकलने लगती हैं, पर इन सब की पूर्ति भी असंभव है। तो यहाँ पर बताया गया कि वास्तव में यानी कि रियलिटी में अगर देखा जाए, किसी मध्यम वर्गीय एक मिडिल क्लास व्यक्ति को, कर्मचारी यानी कि एम्प्लॉय को, अगर पैसा जो है उसकी वेतन, जितना पैसा वो सैलरी होती है उसकी, उससे अगर ज़्यादा उसकी सैलरी अगर किस तरीके से उसको मिल जाए, बोनस बोल सकते हैं किसी भी तरीके से, तो उसके अंतर्मन यानी कि उसके इनर सेंस के अंदर, उसके मन के अंदर जो इच्छाएं होती हैं वो बाहर आने लगती हैं, और इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो इस सारे धन को लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अपने मन की इच्छाएं सारी पूरी करना तो पॉसिबल नहीं होता है। तो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर, और आगे यातायात के साधनों पर एक अनुच्छेद पूछा गया है। मैं यहाँ भी रिपीट कर देता हूँ, आप देख सकते हो। यातायातन के कई साधन हमारे दैनिक जीवन में मौजूद हैं, जिसने हमारे जीवन को आसान बना दिया है। यातायात का मतलब है परिवहन सेवा। मनुष्य की यात्रा को यातायात ने सरल बना दिया है। यातायात के कई प्रकार के साधन हैं, जैसे हवाई जहाज, पानी का जहाज, बस, रिक्शा, ट्रक, कार, ऑटो, रेल, मेट्रो रेल आदि। अक्सर लोग थोड़ा दूर जाने के लिए रिक्शा, कार, बाइक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब यातायात के साधन बताए गए हैं, और कैसे लोग थोड़ी थोड़ी दूरी पे भी जाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। लोग प्रदेश जाने के लिए हवाई जहाज़ की टिकट बुक करवाते हैं। हवाई जहाज़ में जाने के लिए हमें वीज़ा और पासपोर्ट ज़रूरी होता है। ये हमें अगर डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पे यानी कि भारत के अंदर ही कहीं जाना है तो उसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है वीज़ा वगैरह की। हाँ, अगर आप अब्रॉड जा रहे हो, किसी दूसरे देश में जा रहे हो, तो वहाँ आपको वीज़ा और ये सब चीज़ें चाहिए। लोग शहर से दूसरे शहर या दूसरे राज्य में जाने के लिए ट्रेन या मेट्रो ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। यातायात में के भी प्रकार होते हैं, जैसे सड़क मार्ग यातायात यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट होता है, आपने सुना ही होगा इसके बारे में। फिर जल मार्ग यातायात यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट, फिर वायु मार्ग यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट, फिर रेल मार्ग यानी कि ट्रेन्स, पाइपलाइन के द्वारा भी चीज़ों को, हम तो नहीं जा सकते इसमें, लेकिन हम गैस और ऑयल को हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। मार्ग, इंटरमॉडल ट्रांसपोर्टेशन, मल्टी मॉडल। यातायात के लाभ भी होते हैं और उससे समस्याएं भी। तो ऑब्वियस सी बात है कि यातायात जो है उससे हमें फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन नुकसान भी काफ़ी होते हैं। तो बच्चों, हम अगला चैप्टर जो 15 है वो हम करेंगे अपने अगले वीडियो के अंदर। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।